जय हिंद दोस्तों, मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान शुरू की और पहले लेसन से ही हम जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने आपको पहले लेसन में जीवों में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिम्स कैसे होता है, जीवों में जनन कैसे होता है, क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है और जनन में कौन कौन से जीव जंतु भाग लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक आपको पढ़ाया था अलैंगिक जनन, जिसमें हमने आपको विखंडन और मुकुलन के बारे में समझाया था। तो दोस्तों, अब हम आपको उसी का आगे की चीज़ें बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे अलैंगिक जनन का एक और पार्ट, जो कि बीजाणु द्वारा होता है। तो बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है, आइए दोस्तों देखते हैं कि अधिकांश कवक तथा शैवाल में गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिन्हें चल बीजाणु कहते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि कुछ कवक और शैवाल जो गतिशील होते हैं और उनकी गतिशील संरचनाओं के कारण ही उनमें अलैंगिक जनन होता है। और दोस्तों, इन्हें चल बीजाणु कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ मिलता है कि चल बीजाणु किसे कहते हैं, तो आपका जवाब रहेगा अधिकांश कारक कवक तथा शैवाल में गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिन्हें हम चल बीजाणु कहते हैं। चल बीजाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचना होती है। जितने भी चल बीजाणु के जीव आते हैं उनमें वे सूक्ष्म होते हैं तथा एक कोशिकीय होते हैं और उनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो बहुत ही पतली संरचना की होती है। ये जलीय जीव में पाए जाते हैं। ये जीव अधिकतर जल में देखने को मिलते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी लिया है। कुछ बीजाणु अगतिशील होते हैं, जिन्हें अचल बीजाणु कहते हैं। साधारण से दोस्तों डिफिनीशन इसकी हमको मिलती है कि जो बीजाणु गतिशील संरचनाओं के होते हैं उन्हें चल बीजाणु कहते हैं, और कुछ बीजाणु अगतिशील होते हैं जिन्हें अचल बीजाणु कहते हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स, इसका चित्र दिया गया है, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों, इसका चित्र हम आपको दिखा देते हैं। कोनिडिया, ये जो ऊपर वाला हाथ के पंजों के तरीके चित्र जो बना हुआ है कोनिडिया, ये आपका अचल बीजाणु का उदाहरण है। दोस्तों, अब आते हैं खंडन की ओर। खंडन क्या होता है? इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका या अधिक खंडों में टूट जाता है तथा प्रत्येक भाग नए जीव की तरह व्यवहार करता है। विखंडन पुराने भागों के सड़ने व प्राकृतिक मृत्यु द्वारा होता है, जैसे रिक्त का, मार्केसिनिया आदि ब्रायोफाइटा। यानी कि दोस्तों, जो ब्रायोफाइटा के समूह के जितने भी बीजाणु होते हैं या जीवाणु होते हैं या पौधे होते हैं,
वे क्या होते हैं कि उनमें जनन जो होता है तो जनक कोश का अधिक खंडों में उनकी टूट जाती है तथा प्रत्येक भाग नए जीव की तरह व्यवहार करने लगता है। और जब वो भाग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो एक अलग बीजाणु या अलग पौधा का निर्माण करता है, जैसा कि आपको रिक्तिका बताया गया है। आइए दोस्तों, ये आपका अलैंगिक जनन के कुछ पार्ट्स थे जो हमने बताए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब आपको कायिक प्रवर्धन के बारे में समझाते हैं कि पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से नए पादप निर्माण की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। इस प्रकार के जनन में दो जनक भाग लेते हैं, अतः ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने एक मोटा मोटा एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि आपने देखा होगा कि हम गुलाब की अगर कलम काट कर लगाते हैं तो उसी से उसके जड़ या उसके तने से काट कर दूसरा पौधा हम तैयार कर लेते हैं। ये कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आ जाता है। नोट, इसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग उसके शरीर से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधों का निर्माण करता है। वह भाग जो अलग होकर नए पौधों का निर्माण करता है प्रवर्धक कहलाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और यहाँ मिल गया कि प्रवर्धक किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि इसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग उसके शरीर से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधों का निर्माण करता है। वह भाग जो अलग होकर नए पौधों का निर्माण करता है प्रवर्धक कहलाता है। जैसे कि आलू, आप सभी लोग अगर किसान होंगे तो देखा होगा कि आलू की जब खेती होती है, आलू जब हम बोते हैं खेतों में तो उसको काट कर बोते हैं ताकि अलग अलग पौधे नए पौधों का निर्माण हो। आपको चित्र आगे दिखाया जाएगा। ये रहा आपका चित्र आलू। जहाँ भी इसका एक कलिका निकलती है उस भाग को काट कर अलग गाड़ लेते हैं या फिर उसको रोप देते हैं और नए पौधे का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये था अलैंगिक जनन के कुछ भाग और उनके उदाहरण। अब दोस्तों चलते हैं लैंगिक जनन की ओर। लैंगिक जनन की ओर चलने से पहले अलैंगिक जनन का महत्व जान लेते हैं। इनका महत्व क्या है? ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता, ये केवल कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही जनन करते हैं, जैसे केला, गन्ना, अनानास। ऐसे पौधे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे केले में बीज नहीं होता है, गन्ने में बीज नहीं होता है, अनानास में बीज नहीं होता है। ये कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, ऐसे पौधे जिनमें अंकुरण क्षमता नहीं होती, उनमें कायिक प्रवर्धन बहुत उपयोगी है। कुछ पौधों में अंकुरण होने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए उसमें कायिक प्रवर्धन कराकर नए पौधों का निर्माण किया जाता है। नंबर 3, इसमें तीसरा नंबर है, इसमें किसी उजड़ा क्षेत्र को जल्दी हरा भरा किया जा सकता है। जिस क्षेत्र में बीज द्वारा पौधों का उगना मुश्किल होता है, वहाँ पर यह विधि उपयोगी है। अगला नंबर है, इस विधि से पौधों में फल और फूल जल्दी आते हैं। फल और फूल इस विधि से बहुत जल्दी आते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं लैंगिक जनन की ओर। तो दोस्तों लैंगिक जनन क्या होता है, आइए इसको भी जान लेते हैं। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। दोस्तों जो भी लैंगिक जनन द्वारा जीवों का निर्माण होता है या नए पौधों का निर्माण होता है, उनमें दो विपरीत लिंगों वाले जीव आपस में भाग लेते हैं और एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं, जो विभाजन करके नए जीवों का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन को सहजनन, उभय मिश्रण अथवा एम्फीगोनी भी कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ गए कि लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव
अगुणित नर तथा मादा युग्मों का निर्माण करते हैं। ये युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो विभाजन करके नए जीवों का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन को सहजनन, उभय मिश्रण या एम्फिगोनी भी कहते हैं। नोट पॉइंट, इस जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वह अपने जनकों अथवा आपस में भी एक समान नहीं होती। दोस्तों मैं नहीं लिखना भूल गया, आप लोग समझ लीजिएगा, ये अपने जनकों और संतानों को एक समान नहीं होती। लैंगिक जनन में मतलब जो जनकों से संतान उत्पन्न होती है वो जनकों के एक समान नहीं होती, ना ही आपस में एक समान होती है। और अलैंगिक में जो जनकों से संतान उत्पन्न होती है वो एक दूसरे के क्लोन होती है, एक दूसरे से जुड़वा होती है, इसमें जुड़वा नहीं होती है। आइए दोस्तों जानते हैं लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं में अभी मैं कुछ आपको टिप्पणियां बता रहा हूं और अगले इसके पार्ट में मैं इनके बारे में विस्तार रूप से आपको बताऊंगा। जैसा नंबर 1 जनन, अलैंगिक अंग जनन, लैंगिक अंग, सूत्री विभाजन, युग्मक, निषेचन, युग्मनज, किशोरावस्था, अति धीमी प्रक्रिया, अवस्थाओं का एकांतरण और भिन्नताएं। इनमें से जो आपके पेपर में दोस्तों आने के लिए इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं वो मैं हेडिंग्स अगले पार्ट्स में आपको विस्तार रूप से समझाऊंगा। दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं नौशाद आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।